अभी जो टॉपिक चल रहा था संघवाद, संघवाद से ये जो पहला प्रश्न है ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ये पूछे जाते रहे हैं बीपीएससी में। इस कॉन्सेप्ट पर हो सकता है कि वर्डिंग्स अलग हो, बट इस कॉन्सेप्ट पे, इस अप्रोच पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बट ये अब एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया, अब इसके पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था के वैसे प्रावधान जो संघीय सिद्धांत के विरुद्ध हैं और जो केंद्र राज्य संबंधों में तनाव उत्पन्न कर रहे हैं, या इसी प्रकार से यह भी पूछ सकता है कि जो संघीय सिद्धांत के विरुद्ध हैं और जो केंद्र राज्य संबंधों में केंद्र राज्य विधायिका, प्रशासनिक व वित्तीय संबंधों में तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। कल जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसमें 3 संबंध था, विधायिका संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो जो केंद्र राज्य विधायिका, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों में तनाव उत्पन्न कर रहे हैं, या मान लीजिएगा कि इसमें से किसी 2 चीजों को क्लब कर देगा कि जो केंद्र राज्य संबंधों में प्रशासनिक तनाव उत्पन्न कर रहे हैं, या विधायिका तनाव उत्पन्न कर रहे हैं, या वित्तीय तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। तो तनाव उत्पन्न जो है वो 3 तरह के संबंध हैं केंद्र और राज्य के बीच में, एक विधायिका संबंध, एक प्रशासनिक संबंध और एक वित्तीय संबंध। तो तीनों को ही समझ के रखना है। ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है फेडरलिज्म में, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, लेकिन अब इसकी संभावना कम है, जो कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, यहां से वर्तमान में प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है। सहकारी संघवाद की अवधारणा क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। चूंकि वर्तमान में कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक इमर्जिंग ट्रेंड है, एक इमर्जिंग इशू है, इसलिए यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है कि एक्सप्लेन या व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था में इसे किस प्रकार स्थापित किया गया है, हाउ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एस्टैब्लिश्ड। Recently, in order to promote cooperative federalism, what initiatives taken? ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, इस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। बाकी बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न जो हैं वह भी बार बार पूछे जाते रहे हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था में सामयिक प्रवृत्तियों की व्याख्या करें, अर्थात इन इंडियन फेडरलिज्म एक्सप्लेन रीसेंट ट्रेंड्स। क्या राज्यों को अधिक स्वायत्तता की आवश्यकता है? इज स्टेट्स रिक्वायर्ड मोर ऑटोनॉमी? ऐसे करके ये तीसरा प्रश्न है जो संघवाद से आ सकता है। मेरे हिसाब से अगर इस तीनों अप्रोच पर आप स्टडी कर लेते हैं और अपने सारे पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं, तो कोई कारण नहीं कि आप यहां से आने वाले प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसको अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो यहां पर बहुत अच्छे मार्क्स आपको आ सकते हैं। कल जो बातचीत हम लोग कर रहे थे वो इनफैक्ट इस क्वेश्चन का आंसर था। सम प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which is against federalism and describe center state, describe tensions of center state relationship, या describe legislative, administrative and financial relations between center and state। ऐसे करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पिछले क्लास में जो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इस प्रश्न को हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, याद है आपको? आर्टिकल 3, आर्टिकल 7th शेड्यूल, आर्टिकल 248 को भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि 248 जो है वह
अवशिष्ट शक्तियों के विषय में बतलाता है। 249, 250, 252 को नहीं डिस्कस करने की जरूरत है, 253 को डिस्कस करने की जरूरत है। 256, 257, 262 और फिर 268 से 282 तक, और फिर आप डिस्कस करेंगे आर्टिकल 292, 293, 312, 352, 356, 360, 368, ये सारे आर्टिकल्स को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन यह बात ध्यान में रखेंगे कि अगर पूछता है सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस में क्या टेंशन है, तो यह ध्यान में रखना है कि हमें सिर्फ आर्टिकल 248, 249, 250, 253 को मेंशन करना है, प्लस इसके साथ साथ 7th शेड्यूल को मेंशन करना है, 7वीं अनुसूची को मेंशन करना है। यह क्या है? विधायिका संबंध में तनाव का, विधायिका संबंध में तनाव। यह पहला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। आर्टिकल 248, 249, 250 और 253 के साथ साथ अगर 7th शेड्यूल को डिस्कस करेंगे, 7वीं अनुसूची को डिस्कस करेंगे, तो विधायिका संबंध में तनाव डिस्कस हो जाएगा। क्लियर है? जो पूछता है वही लिखना है। इसको अलग से मेंशन करेंगे। नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, अर्थात राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात की स्थिति में भी विधायिका संबंध पर प्रभाव पड़ता है। यह तो डायरेक्ट पॉइंट है, लेकिन यह भी प्रभावित करते हैं इनडायरेक्टली। प्लस 7वीं अनुसूची को भी लिखेंगे। तो विधायिका संबंध में जो तनाव है वो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। सारे संबंध में तनाव एक साथ नहीं पूछता है, या तो विधायिका संबंध में तनाव पूछेगा, या प्रशासनिक संबंध में तनाव पूछेगा, या वित्तीय संबंधों में तनाव पूछेगा। तो जो पूछता है सिर्फ उतना ही लिखिए, सारे को लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पर मैं आता हूं। इसी क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन में ही अगर पूछ दे प्रशासनिक संबंधों में तनाव, टेंशंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, प्रशासनिक संबंधों में तनाव, आर्टिकल 256, आर्टिकल 257, आर्टिकल 262, आर्टिकल 312, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 प्रशासनिक संबंधों में तनाव में आएगा।
इनफैक्ट विधायिका और प्रशासनिक संबंध दोनों में ही आर्टिकल 352, 356 और 360 आएगा। विधायिका में भी आएगा और प्रशासनिक में भी आएगा। यह कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखना। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? समझ रहे हैं आप? अब अगर पूछता है वित्तीय संबंधों में तनाव, वित्तीय संबंधों में तनाव, टेंशंस इन फाइनेंशियल रिलेशंस, आर्टिकल 268 टू 274। सारे आर्टिकल्स को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिखेंगे कि आर्टिकल 268 टू 274 के बीच केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यह केंद्र सरकार के पक्ष में है। क्या लिखेंगे? आर्टिकल 268 से 274 के मध्य केंद्र राज्य संबंधों केंद्र राज्य संबंधों के मध्य केंद्र राज्य संबंधों में वित्तीय शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी गई हैं। जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी गई हैं और इस प्रकार राज्य वित्त के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर करने लगते हैं। From Article 268 to 274, financial powers divided between center and state, in which center gets more power. Thus, state government depended for the finance upon central government. इतनी बात क्लियर है? इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल देना है आपको कि जो वित्तीय शक्तियों का बंटवारा हुआ है वह किस प्रकार केंद्र सरकार के पक्ष में है। इसमें आपको यह एग्जाम्पल देना है कि वस्तुतः सभी महत्वपूर्ण कर जैसे
आयकर इनकम टैक्स, निगम कर, संपत्ति कर, उत्तराधिकार कर, उपहार कर, उत्पाद कर, सीमा कर, सेवा कर, जितने भी महत्वपूर्ण कर हैं, इनफैक्ट ऑल इंपॉर्टेंट टैक्सेज लाइक इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स, उत्तराधिकार कर, सक्सेशन टैक्स, उपहार कर, गिफ्ट टैक्स, उत्पाद कर, एक्साइज ड्यूटी, सीमा कर, कस्टम, सेवा कर, सर्विस टैक्स। वस्तुतः सभी महत्वपूर्ण कर जैसे ये सारे कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। जबकि राज्य के पास सिर्फ एक महत्वपूर्ण कर है, एक महत्वपूर्ण कर है जो बिक्री कर है, बिक्री कर है। सर्विस टैक्स तक लिख लिया, imposed by the central government, while state imposed only one important taxage which is sale tax। वही क्या कहलाता है? वैट, VAT, वैट, वैल्यू एडेड कर, मूल्य वर्धित कर। बिक्री कर को ही वैट के रूप में लेते हैं ना। इतनी बातें स्पष्ट हैं। अब देखिए, पहले तो जितने भी महत्वपूर्ण कर थे वो इन्होंने कलेक्ट कर लिया। इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट में आपको यह बतलाना है कि तत्पश्चात अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत तत्पश्चात अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ना, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, जिसमें राज्यों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। उस आयोग के द्वारा
उस आयोग के द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य करों का बंटवारा करने की जिम्मेदारी है। किस आयोग के द्वारा? उस आयोग के द्वारा जिसमें राज्यों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अंडर आर्टिकल 280, after each 5 years, under the provision of Article 280, after each 5 years, President of India appoints a finance commission in which there is no representation of states. In which there is no representation of states, but this commission is responsible to distribute the taxes between center and state. यही आयोग, इसी आयोग की अनुशंसा पर, इसी आयोग की अनुशंसा पर अनुच्छेद 275 तथा अनुच्छेद 282 के अंतर्गत राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाता है। On the recommendation of this commission under Article 275 and under Article 282, state government provided grants in aid. अब देखिएगा, एक बात को ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 275 में भी ग्रांट्स इन एड है और आर्टिकल 282 में भी ग्रांट्स इन एड है। ये जो ग्रांट्स है यह स्टैट्यूटरी ग्रांट्स है, अर्थात सांविधिक अनुदान है। सांविधिक का मतलब बतलाइए। स्टैट्यूटरी का मतलब तो क्लियर है ना? ये देखिए, संवैधानिक नहीं, सांविधिक, कानून बनाकर जो दिया जाता है संसद के द्वारा। स्टैट्यूटरी मीन्स by passing a statute by parliament. Who has right to pass the statute? Only by parliament. statute का मतलब संसद जो है वह कानून बनाकर राज्यों को अनुदान प्रदान करता है। और आर्टिकल 282 के अंतर्गत सार्वजनिक उद्देश्य से राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाता है। सार्वजनिक उद्देश्य से, सार्वजनिक उद्देश्य का मतलब क्या है? विकासात्मक उद्देश्य से। सार्वजनिक उद्देश्य का मतलब है विकासात्मक उद्देश्य। इसको कहते हैं इंग्लिश में पब्लिक पर्पस ग्रांट।
ये पॉइंट समझ में आया आपको? इसके अतिरिक्त आर्टिकल 292 और 293 के माध्यम से राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अब ये तीसरा पॉइंट है। आर्टिकल 292 और आर्टिकल 293 के अंतर्गत केंद्र राज्य सरकार के ऊपर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करता है। अंडर आर्टिकल 292, 293 सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर स्टेट गवर्नमेंट। कुछ मालूम है इसके विषय में? वकील साहिबा? नहीं, आपने कुछ पढ़ा हो? नहीं। जब राज्य सरकारों को ऋण की आवश्यकता होती है, चाहे आंतरिक स्रोत से या बाह्य स्रोत से, तो इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। जो डेप्ट बोरोइंग्स आप लेते हैं बाय इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज, तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है। विदाउट परमिशन वो बोरोइंग्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना? क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटर होता है उसका। जो भी बोरोइंग्स स्टेट गवर्नमेंट लेता है उसका गारंटर सेंट्रल गवर्नमेंट होता है कि अगर स्टेट नहीं देता है तो हम देंगे आपको। क्लियर है? तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बोरोइंग्स पर, उधार पर, ऋण पर वित्तीय नियंत्रण, राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है? इस बात को नोट कर लेंगे, ड्राफ्ट कर लेंगे। और चौथा पॉइंट हमारा क्या होगा? स्वाभाविक से आर्टिकल 360, वित्तीय नियंत्रण की बात है ना, तो आर्टिकल 360। ये समझ रहे हैं पॉइंट? फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी में जो स्टेट गवर्नमेंट का जो मनी बिल होता है वह पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है? दूसरी बात देखिए, इस बात के महत्व को समझिए। मनी बिल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मनी बिल? धन विधेयक से क्या समझते हैं आप? मतलब ये कि जो बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें बजट में दो भाग होते हैं, एक्सपेंडिचर पार्ट और इनकम पार्ट। तो जो एक्सपेंडिचर पार्ट है ना बजट का, उसको ही मनी बिल कहते हैं, जो व्यय पक्ष होता है बजट का। और एक आय पक्ष है जिसको वित्त विधेयक कहा जाता है। इनकम पार्ट जो है बजट का वह फाइनेंस बिल कहा जाता है।
और जो एक्सपेंडिचर पार्ट है वही मनी बिल है। मेन चीज क्या है एक्सपेंडिचर पार्ट? वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन डिमांड्स एंड अप्रोप्रिएशन बिल, ज्वाइंटली इसी को मनी बिल कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अर्थात बजट के दो भाग होते हैं, व्यय पक्ष, आय पक्ष। व्यय पक्ष धन विधेयक कहा जाता है और आय पक्ष वित्त विधेयक कहा जाता है। क्लियर है मेरी बात? बाकी तो आर्टिकल 110 में आपने बिल्कुल सही कहा कि आर्टिकल 110 जो है वह बतलाता है कि धन विधेयक में कौन कौन से विधेयक शामिल होते हैं। लेकिन हमने आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि बजट के दो भाग होते हैं, इनकम पार्ट और एक्सपेंडिचर पार्ट, आय पक्ष और व्यय पक्ष। तो व्यय पक्ष मनी बिल कहलाता है और आय पक्ष वित्त विधेयक कहलाता है, फाइनेंस बिल। ठीक है? तो अगर अब हम ये कह रहे हैं कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य सरकार के धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है, इसका मतलब यह है कि जो व्यय पक्ष है उस पर नियंत्रण हो जाएगा। राज्य सरकार का जो एक्सपेंडिचर होगा उस पर पार्लियामेंट का कंट्रोल एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल के दौरान धन विधेयक अर्थात धन विधेयक को संसद के द्वारा अनुमति प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार को राज्य सरकार के ऊपर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति मिल जाती है। यह पॉइंट लिख लेंगे या नहीं लिखेंगे? हो जाएगा ना? वित्तीय संबंधों में जो तनाव है उसको इस 4 पॉइंट के माध्यम से आपको बताना है। ठीक है? अब कौन सा संबंध बचा? कोई संबंध नहीं बचा। क्लियर है मेरी बात? अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है? ये क्वेश्चन में मिटा देता हूं। ये इस क्वेश्चन का उत्तर ही तो अभी तक मैं दे रहा था, कल से लेके आज तक में इसी क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर रहे थे। अब हम आते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अवधारणा पर। तो अभी हम सहकारी संघवाद की अवधारणा क्या है इसको मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूं। पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप लिखिएगा।